नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों एसएससी जीडी 2023-24 के लिए आज से ही आप लोगों के डिमांड पे प्रैक्टिस सेट की वीडियो हमने स्टार्ट कर दिया है। इस प्रैक्टिस सेट के वीडियो में आपको एक फुल पैक मिलेगा। करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होंगे, जहां 5 से 6 हर वीडियो में करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। इनके अलावा स्टैटिक्स के हर एक सेक्टर से क्वेश्चन होगा, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और एसएससी के मामले में आप तो मेरा एक्स्ट्रा फैक्ट जानते ही हैं कि जो बताऊंगा वही कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा। बात रही इस सेट के कि कितने मैं आपको क्वेश्चन मिला के दूंगा, तो कहीं पे लिख लीजिए 80% से अधिक क्वेश्चन मैं अपने इस क्लास से मिला के दूंगा आपके एग्जाम हॉल में। ठीक है मेरे भाई, है ना, हवा में बिल्कुल नहीं। पास्ट में हमने इससे ज्यादा मिला के दिया है, यहाँ मैं 80% का वादा कर रहा हूं आपसे, है ना। बशर्ते मेरी भी कुछ शर्त है कि आप वीडियो में पूरी बने रहेंगे। जो चीज आपके लिए नए रहेंगे उसको आप नोट करते जाइएगा, और इसके अलावा पीडीएफ के साथ रिवीजन भी जरूरी है ना। दोनों चीज जरूरी है, वीडियो और पीडीएफ। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ। ये पीडीएफ डेमो के रूप में सभी बच्चों को दिया जाएगा, टेलीग्राम पे भी दिया जाएगा, और आपका जितने भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पास्ट से जुड़े हुए हैं उनको भी दिया जाएगा। इसके बाद कल से जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आएगा वो उन्हीं बच्चे को मिलेगा जो व्हाट्सएप ग्रुप में इस पीडीएफ के लिए अपना नामांकन कराएंगे। नामांकन कराने के लिए एक छोटी सी शुल्क है, जैसा कि आप जानते हैं 35 रुपये 35 वीडियो के लिए है ना। तो ये आप जो है, ये नंबर है, इस पे यूपीआई पेमेंट करके आप ऐड हो सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में सेम नंबर का जो है लिंक भी दिया गया है। पहले व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हैं, फिर आप यूपीआई करके जो है इनरोल हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ, प्रभु का नाम लेके। पहला जो हमारा प्रश्न है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कुल कितने सीटों पर चुनाव कराए गए थे, है ना। प्रथम जो लोकसभा चुनाव हुआ था, पहले तो यहीं से 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न बनते हैं कि आपका लोकसभा कब अस्तित्व में आया, है ना। लोकसभा कब अस्तित्व में आया, प्रथम लोकसभा कार्यकाल, है ना, कब अस्तित्व में आया। तो कार्यकाल जब भी लगा रहेगा तो आपको 1951 और 1952 2 ऑप्शन मिलेंगे, तो 1952 मारिएगा। ठीक है, क्योंकि चुनाव संपन्न आपका 1952 में हुआ था, जबकि चुनाव आपका स्टार्ट हो गया था 1951 के लास्ट में। ठीक है मेरे भाई, तो लोकसभा का चुनाव कहेगा तो 1951, या फिर इसमें ऐसा लाइन लग के 52 भी हो सकता है, 51-52, या फिर खाली ये पूछेगा कि प्रथम लोकसभा चुनाव का कार्यकाल कब अस्तित्व में आया, तो खाली 52 आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर भी गलती कर चुके हैं बच्चे। तो 489 इसका आंसर होता है। 489 सीट पे जो है चुनाव कराए गए थे प्रथम लोकसभा के लिए। ठीक है, इनके अलावा जो प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था उनमें कितने दल फाइट किए थे, तो 14 दल फाइट किए थे। जैसा कि आपसे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल ने पूछा था कि जो कांग्रेस की प्रतिनिधि थे कितने थे पहली बार, तो 72। तो ये भी क्वेश्चन आने वाले समय में एक अच्छा दिख रहा है मुझे। इसके अलावा 2019 लोकसभा चुनाव में कुल कितने सीट पे चुनाव हुई, तो 543 सीट पर चुनाव कराए गए। 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ ये 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था, और 2024 में जो होना है अभी कुछ ही क्षण के बाद, तो ये आपका 18वां लोकसभा चुनाव होने को है। इनके अलावा लोकसभा और विधानसभा में सीट जो है अपरिवर्तित रहेंगे कब तक, 2026 ईस्वी तक रहेंगे। और क्यों रहेंगे ये मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि ये फैसला कहां लिया गया था। इसके अलावा प्रथम लोकसभा चुनाव 1951-52 जैसा कि हमने कहा संपन्न हुआ था। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलकर साहब थे, और उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो अनंत संयम अयंगर साहब थे। इन दोनों को ध्यान रखिएगा, दोनों अधिकारी को पूछा जाता है। लोकसभा जो है ये भारतीय सदन का लोअर सदन है, निम्न सदन है। ठीक है, निम्न सदन है, लोअर सदन है। अपर सदन की बात करेंगे तो अपर सदन आपका राज्यसभा होता है। लोकसभा में अगर आपको एंट्री चाहिए, अगर आप भी नेता बनने को सोच रहे हैं, लोकसभा में जाना चाहते हैं, तो आपकी एज न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। कहने का मतलब न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है। कभी कभी मजाक भी कर लूंगा भाई, है ना, बुरा मत मानना। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के मुखिया होते हैं। ये पीएम कौन होते हैं, तो जो लोकसभा में जो पार्टी उभर कर आता है, जिसकी जीत होती है, जिसकी बहुमत होती है, उनके जो सरदार होते हैं, जो मुखिया होते हैं, वो कौन होते हैं भाई, पीएम होते हैं। लेकिन पीएम की नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है भाई, राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 75(1) के अनुसार नियुक्ति। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा
गणपूर्ति कोरम के लिए कितनी होनी चाहिए सदस्य? तो कुल सदस्य का 1/3 होना चाहिए। गणपूर्ति कोरम कहने का मतलब कि संसद की जो कार्यवाही है, संसद की कार्यवाही जो है ये शुरू करने हेतु कुल सदस्य का 10% अवेलेबल होना, उपस्थित होना जरूरी है। इससे कम रहेगा तो उस सदन के जो अध्यक्ष होते हैं, अगर राज्यसभा की मामले में देखें तो आपका उपराष्ट्रपति साहब होगा, लोकसभा के मामले में देखें तो स्पीकर होगा, तो स्थगित भी कर सकता है सदन को कि भाई यह कहकर कि जो है कोरम पूरा नहीं है। सामान्य स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल कितने होते हैं दादा? 5 वर्षों का होता है। लेकिन विषम परिस्थिति में, विषम परिस्थिति कहने का मतलब कोई बाहरी आक्रमण हो गया, कोई बहुत बड़ी फॉल्ट हो रही है, कोई गड़बड़ी चल रही है, तो उस समय जो है समय से पहले भी राष्ट्रपति साहब लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और ये पावर राष्ट्रपति को आर्टिकल 85 देता है। कौन सा देता है? 85 देता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है? जनता का सभा भी कहा जाता है, लोअर सभा के साथ साथ। ठीक है भाई, तो ये सब ध्यान रखेंगे। ये था जी हमारा लोकसभा के बारे में एक वेल डिटेल। इसके अलावा अभी अध्यक्ष कौन है लोकसभा में? ओम बिरला साहब है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष भी पूछ देता है कभी कभी एग्जामिनर फुर्सत में, तो मीरा कुमार, मीरा कुमार लोकसभा में प्रथम जो है महिला अध्यक्ष थी। ये है ना, महिला है भाई, मीरा कुमार भले देख रहे हैं आप लेकिन महिला है ये, है ना। इनके अलावा अच्छा, लोकसभा में सबसे अधिक दिन तक सेवा कौन दिए थे? बलराम जाखर, है ना, बलराम जाखर साहब जो है ये लोकसभा के अंदर सबसे अधिक दिन तक सेवा दिए हैं। बास्केटबॉल खेल में कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोर्ट इन बास्केटबॉल गेम? तो बास्केटबॉल खेल में जो कोर्ट की लंबाई होती है 28 मीटर होती है, वहीं चौड़ाई होती है आपका 15 मीटर होती है। बास्केटबॉल में खिलाड़ी की बात करेंगे तो रिजर्व की बात लेकर चलेंगे तो 12 होता है, लेकिन एक्टिव खिलाड़ी की बात करेंगे तो 5 होता है। तो दोनों बात ध्यान रखिएगा। जितने भी बॉल वाला है ना उसको जरूर याद रखिएगा, यहाँ की खिलाड़ी भी पूछता है। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी। ये कुछ बॉल वाला गेम है जिसे ध्यान रखेंगे। बास्केटबॉल में कोर्ट की चौड़ाई देख लिए। बास्केटबॉल में जो आपका रिम होता है, जो बास्केट का रिम होता है उसका व्यास है ना 46 सेंटीमीटर होता है। त्रिज्या पूछेगा तो आधा कर दीजिएगा, आप सभी जानते हैं त्रिज्या और व्यास क्या होता है, d/2r बराबर, है ना। तो ये रिम क्या है भाई? जो आप देखे होंगे कि एक ऐसा रहता है, मतलब जाली नीचे लगा रहता है, आगे ऊपर एक ऐसा बाल्टी के जैसे मुंह पे रहता है ना पकड़ने वाला रॉड, वैसे उसका रिम बना होता है, नीचे जाली लगा होता है, बॉल उसी में जाके गिरता है। ठीक है मेरे भाई, जैसे गाँव घर में पहले आम तोड़ने के लिए आप इस्तेमाल करते थे, नीचे एक बड़ा सा डंडा में लगा दो जाली, आम उसी जाली में गिरता था, क्योंकि नीचे गिरता था तो फूट जाता था, इसलिए जो है एक जुगाड़ किया गया था। हमने देखा है इस बात को। उसी प्रकार से बास्केटबॉल होता है, तो उसकी रिम का जो व्यास है वो 46 सेंटीमीटर होता है। बास्केटबॉल की सर्वोच्च संस्था आपका फीफा है, जिस प्रकार से आपने फुटबॉल का फीफा है, जिस प्रकार से आपने क्रिकेट का आईसीसी है, उसी प्रकार से आपने बास्केटबॉल का फीफा है। इनके अलावा बास्केटबॉल के खेल की जो लंबाई को निर्धारित करने वाली लाइन होती है उसे साइड लाइन कहते हैं, है ना, और चौड़ाई निर्धारित करने वाली रेखा को बेस लाइन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइड लाइन और बेस लाइन शब्द है ये किस खेल में यूज होता है? तो बताइएगा बास्केटबॉल में। ठीक है, बास्केटबॉल में यूज होता है साइड लाइन, बेस लाइन। इनके अलावा बास्केटबॉल में स्कोरिंग सिस्टम कितने प्रकार की हैं? तो 3 प्रकार के स्कोरिंग सिस्टम होते हैं। कैसा? 3 पॉइंट शॉट, 2 पॉइंट शॉट, 1 पॉइंट शॉट। ये एक रिस्ट्रिक्शन होता है। जैसे बास्केटबॉल का मान लो ये मैदान है तो यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन बने होते हैं कि भाई ये वाली गोली के अंदर यहीं से तुमने फेंक दिया बास्केट में बॉल, है ना, तो आपका जो है सबसे हाईयर पॉइंट मिलेगा। इस प्रकार से स्कोरिंग के आधार पे जो है 3 प्रकार का कैटेगराइज किया गया है ना। जैसे आपने देखा ना कि बॉल को अगर मारो क्रिकेट में, लेटले चला गया बाउंड्री तक तो 4 रन, उठले चला गया तो 6 रन, उसी प्रकार से कुछ यहाँ भी। बास्केटबॉल में सबसे अधिक संबंधित शब्द जो है स्मॉल फॉरवर्ड, शूटिंग गार्ड, पॉइंट गार्ड, ये सब जो है बास्केटबॉल में इस्तेमाल किया जाता है। एक मैच के कितने सेट होते हैं, कितने क्वार्टर में विभक्त होता है? तो बोलिएगा 4 क्वार्टर में। ये क्वेश्चन आपके CGL 2023 में पूछा गया था कि बास्केटबॉल के एक खेल में, है ना, कितने सेट गेम होती है? तो 4 सेट 10-10 मिनट की। ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा फुटबॉल मैच की अवधि 90 मिनट की, और आपका जो हॉकी
हॉकी मैच है उनकी अवधि 60 मिनट की, इन दोनों को भी याद रखिएगा। इनके अलावा अक्टूबर 2023 के अनुसार राज्यसभा में सचिव महासचिव के पद पर कौन है? तो राज्यसभा के जो महासचिव के पद पे वर्तमान में आसीन है ये प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं। कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी है। ये हालांकि बहुत दिन से हैं। इनके अलावा राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। मीनिंग अभी वर्तमान में कौन होंगे? जगदीप धनखड़ साहब होंगे। जगदीप धनखड़ साहब जो हैं इससे पहले किस राज्य में राज्यपाल के पोस्ट पर तैनात थे? तो पश्चिम बंगाल के पद पर। अच्छा, जो ये राष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़, तो इनके विरोध में कौन खड़ा हुआ था? तो बताइएगा, मार्गरेट अल्वा। कौन? मार्गरेट अल्वा इनके चुनाव में विपक्षी के तौर पे खड़े हुए थे। इनके अलावा उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी सभी सांसद भाग लेते हैं। ठीक भाई, लोकसभा राज्यसभा मनोनीत हो निर्वाचित हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी भाग लेता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा, राज्यसभा सबके निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। इनके अलावा राज्यसभा में उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला 17वां क्रमांक। वर्तमान लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के हैं। लोकसभा में महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह है। ठीक है, ये सब थोड़ा बहुत ध्यान जरूर रखिएगा, आला अधिकारी होते हैं। इनके अलावा तीनों सेनाओं का प्रमुख, देखिए आप जीडी का मतलब सेना का एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना। मैं जीडी 3 बार एनालिसिस कराया हूं तो मुझे काफी जो है थोड़ा बहुत समझ तो आ ही गया है कि एसएससी के एग्जाम में कौन से एग्जाम में क्या पूछा जाता है, तो उसी लेवल से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल शक न करो। और अब तो मैं ये भी कह दिया हूं कि भाई 80% क्वेश्चन मिला के दूंगा, तो विश्वास करके देखिए, आप जहां पढ़ते हैं पढ़ते रहिए, ये क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा, है ना, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगी, है ना। थल सेना के प्रमुख कौन है वर्तमान में? मनोज पांडे। वायुसेना के है BR चौधरी, है ना, वायुसेना के है BR चौधरी। नौसेना का आर हरि कुमार। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा, थल सेना, वायुसेना और आपका जो है नौसेना। वर्तमान महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार साहब। तो ये सब जो अधिकारी हैं इनको जरूर याद रखें। इसके अलावा मणिपुर की प्रमुख त्योहार याओ सांग कितने दिनों तक सेलिब्रेट किए जाते हैं? तो ये आपका फॉर हाउ मेनी डेज इन मणिपुर मेन फेस्टिवल याओ सांग सेलिब्रेटेड? तो ये 5 डेज तक सेलिब्रेट करते हैं याओ सांग। इसे मणिपुर की होली कहा जाता है। जिस प्रकार से गोवा की होली जो है सिमगो होता है, उसी प्रकार से मणिपुर की होली याओ सांग होता है। इस त्योहार में एक नृत्य होता है जिसका नाम है थवल चुंगवा नृत्य। ये CGL 2023 में आया था। इनके अलावा मणिपुर के आने वाले प्रमुख त्योहारों में बात करेंगे तो लाई हरोबा, संगई महोत्सव, चेरोबा महोत्सव, है ना, चवांग कूट महोत्सव, गंग नगई महोत्सव, ये सब मणिपुर की है। मणिपुर की मार्शल आर्ट फॉर्म थांगटा, इन्हें भी जरूर ध्यान रखें, थांगटा, है ना। मणिपुर में कचई लेमन फेस्टिवल, ये मॉडर्न फेस्टिवल है, इन्हें भी ध्यान रखें, पूछा जाता है। तो ये सब मणिपुर के हो गए आपका मेरे भाई। इसके अलावा जो बिहार की छठ पर्व है ये 4 दिन तक मनाई जाती है और इसमें भगवान सूर्य को जो है पूजा आराधना करी जाती है छठ पूजा में। अब यहाँ दिन वाला है तो मैं दिन वाला एक जैसे क्वेश्चन को एक जगह डिस्कस करूंगा, ये अपनी पुरानी जो है क्वालिटी है भाई। केरल के में जो ओणम होती है ये 10 दिनों तक होती है ओणम, है ना। मकर संक्रांति के समय तमिलनाडु के अंदर पोंगल नामक त्योहार होता है, ये 4 दिनों तक होता है। कितने दिनों तक? 4 दिनों तक। इसी पोंगल में एक समारोह की खेल जलीकट्टू होती है, जलीकट्टू। इसके अलावा नागालैंड का प्रमुख त्योहार हॉर्नबिल 1 से लेकर 10 दिसंबर तक फिक्स है टाइम, 10 दिनों तक होती है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख त्योहार बस्तर दशहरा 75 दिनों तक होती है। कितने दिनों तक होती है? 75 दिनों तक होती है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ टीम को कितने स्वर्ण पदक मिला? तो सर्वश्रेष्ठ टीम को 66
स्वर्ण पदक मिला, है ना। 37वां राष्ट्रीय खेल जो गोवा में हुआ है। सबसे अधिक पदक की बात करेंगे तो किसे मिला, ओवरऑल में भी महाराष्ट्र को और गोल्ड में भी महाराष्ट्र को, इसीलिए यहाँ पे विजेता जो है कौन, महाराष्ट्र को घोषित किया गया और उप विजेता सर्विसेज टीम को घोषित किया गया। वहीं पे आप आंकड़ा पे नजर डालें 36वां राष्ट्रीय खेल, तो 36वां राष्ट्रीय खेल में मामला उल्टा था, सर्विसेज वहां पे विजेता थे और महाराष्ट्र वाइस मतलब रनर अप थे, यहाँ पे प्रेसिडेंट थोड़ी है। इसके अलावा 37वें राष्ट्रीय खेल में कितने खेलों को शामिल करा गया था, तो 43 खेल इसमें शामिल थे। 36वें राष्ट्रीय खेल में कितने खेल थे, तो 36वें राष्ट्रीय खेल में 36 खेल थे, यहाँ पे कितने हैं 43। गोवा के 5 शहर में कराए गए। एक एक बात इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कहां से क्वेश्चन लपक के आपके एग्जाम में आ जाए। यह कब से कब तक हुआ, 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच। इसके शुभंकर क्या रखे गए थे, मोगा, है ना, मोगा रखे गए थे इसका शुभंकर जो गोवा में हुआ था। थीम सॉन्ग क्या था, खेल ऐसा खेल जैसा कोई खेला न हो, है ना मेरे भाई, खेल ऐसा खेल कि जैसा कोई खेला न हो, पैसा पढ़ कि जैसा कोई पढ़ा न हो। ठीक है भाई, तो ये था इनका क्या, थीम सॉन्ग। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी श्री हरि नटराजन, तैराक हैं ये, और ये 10 पदक अकेले जीत गया, 8 गो गोल्डेज है जिसमें। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी संयुक्ता प्रसेन काले और प्रणति नायक, दोनों को 5 पदक मिला है, तो दोनों सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हुआ कंबाइंड रूप से 4+1, 4 गो गोल्ड और 1 गो जो है अन्य पदक जीते। इनके अलावा प्रायोजक कौन थे इसके, तो पेटीएम थे प्रायोजक। इनके अलावा जो 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, गुजरात के अंदर हुआ था। 38वां राष्ट्रीय खेल, चूंकि 37वां आपने देखा गोवा में हो गया, 38वां उत्तराखंड में 24 में होगा और 39वां का भी फिक्स हो गया है 2025 मेघालय में होगा, तो ये सब भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है ना, किस प्रायद्वीपीय नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। सबसे पहले आपने पेनिनसुलर शब्द यहाँ पे देखा, प्रायद्वीपीय शब्द देखा और उद्गम मध्य प्रदेश से भी होना चाहिए। अब आप इंडिया के लिहाज से मध्य प्रदेश यहाँ पे है, प्रायद्वीपीय भारत यहाँ है, तो भाई थोड़ा सा जो है हो गया ना लफड़ा, लेकिन लफड़ा नहीं है। आपको मैं पहले भी ये चीज बता रखा हूँ कि नर्मदा नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत में भी फॉलो होते हुए बंगाल की अरब सागर में गिरती है, और अरब सागर में गिरने वाले नदियों में ये सबसे जो है बड़ी नदी है ना प्रायद्वीपीय भारत की, तो नर्मदा आंसर होगा। नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है ना। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक चोटी से निकलकर पश्चिम दिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह प्रायद्वीपीय भारत में, है ना, अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियों में सबसे लंबी नदी है कौन, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी स्थित जो बांध है, परियोजना है, ये कौन कौन से हैं, ओमकारेश्वर, सरदार सरोवर, इंदिरा गांधी, ये तीनों जरूर ध्यान रखिएगा। अभी इंदिरा गांधी किसी एक एग्जाम में हाल फिलहाल में ही पूछा गया, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम था ना उसमें पूछा गया था, राइट। इसके अलावा नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ एमपी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का टाइगर स्टेट यानी बाघ राज्य भी कहा जाता है। यह डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, कौन, बाघ नहीं, नर्मदा डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। इसके अलावा यह भ्रंश घाटी को फॉलो करता है, नर्मदा ताप्ती भ्रंश घाटी को फॉलो करता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ओवरऑल गोदावरी। उद्गम स्थल की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर से होता है, ज्योतिर्लिंग है। प्रमुख परियोजना इस पे है जायकेवाड़ी परियोजना, है ना, कहां गिरता है ये, बंगाल की खाड़ी में गिरता है, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी महानदी, इसका उद्गम है जी छत्तीसगढ़, है ना। इस पे जो बांध है ये है महानदी बांध परियोजना, नहीं यहाँ पे लिखिएगा हीराकुंड, यहाँ पे गलती हो गया है, हीराकुंड बांध परियोजना, इस पे जो है करेक्ट कर देंगे। हीराकुंड बांध परियोजना इस पे स्थित है, जो भारत का सबसे लंबा बांध परियोजना है और ये उड़ीसा में स्थित है, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली भारतीय नदी है जी माही महेंद्र सिंह धोनी, और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाने वाली नदी है जी लूनी, है ना। भारत से प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है जी ब्रह्मपुत्र, और भारत का सबसे लंबी नदी है जी गंगा। अब यहाँ पे जो है कंट्रावर्सरी आप जी को जैसे लग रहा होगा कि विरोधाभास उत्पन्न
हो रहा है ना भाई। भारत से प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र और भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। कहने का मतलब है कि ये जो ब्रह्मपुत्र है ना, ये भारत से प्रवाहित जरूर होता है, भारत में फ्लो जरूर होता है, लेकिन ओरिजिनेट नहीं होता, ये निकलता नहीं है, इसका उद्गम नहीं होता भारत में। इसका उद्गम भारत के बाहर मानसरोवर तिब्बत में होती है, ठीक है मेरे भाई। लेकिन अगर इसकी लंबाई की बात करें टोटल, तो ये गंगा से ज्यादा लंबी है ना। तो इसीलिए सबसे बड़ी प्रवाहित नदी हो गया आपका ब्रह्मपुत्र, लेकिन भारत में सबसे लंबी नदी जो है ये गंगा है ना। भारत की अपना है, देवप्रयाग में मिलती है अलकनंदा भागीरथी से, तो ये सबसे बड़ी हो गई। ओवरऑल अगर दोनों में कंपेरिजन करें कि ब्रह्मपुत्र और गंगा में कौन लंबी है, तो ब्रह्मपुत्र ज्यादा लंबी है। इसके अलावा भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है ये कंचनजंगा है, जो सिक्किम के अंदर है। भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात जो है ये बराही नदी पर है, कूचिकल जलप्रपात है ना, कूचिकल जलप्रपात, ये आपका बराही नदी पर है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इनके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां पे होता है, तो तिब्बत से। कौन से ग्लेशियर, चेमाड्यूंग ग्लेशियर। जबकि अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलता है तो गंगा नदी का फॉर्मेशन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत्न कंपनी का उदाहरण नहीं है ना। ऑप्शन है आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ऑल इंडिया लिमिटेड। तो जो हाल है ना, ये कोई महारत्न कंपनी नहीं है। हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो ये जो है महारत्न कंपनी नहीं है, ये नवरत्न में आ जाएंगे। बाद बाकी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आरईसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, ये सभी के सभी जो है आपके महारत्न कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में महारत्न कंपनी की संख्या है जी 13। ये कौन कौन से, एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, भेल, गेल, एचपीसीएल, बीपीसीएल। इसके अलावा आपने 3 ऊपर में ऑप्शन देखा था, यहाँ पे मैंने फिर से लिखा है ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए ये दोनों में ऑयल है, लेकिन ये दो अलग अलग कंपनियां हैं। एगो ऑयल है जो अभी हाल में आया ऑयल इंडिया लिमिटेड, एगो है ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है ना। तो ये दो अलग अलग है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा आरईसी, पीएफसी, कोल इंडिया लिमिटेड, सीआईएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये 13 कंपनियां जो हैं आपके महारत्न है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नवरत्न कंपनी के अंतर्गत आता है, बता दिए। देवजानी चलीहा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। देवाजानी चलीहा, चलीहा का संबंध किस नृत्य से है भाई, तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। किससे है, मणिपुरी से। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, इसमें भगवान किसकी होती है पूजा, तो राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पे आधारित होता है। और मैंने आपको ये भी कहा है कि अगर ओडिसी नृत्य में, है ना, ऑप्शन में दे रखा है राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग, तो वो भी वहां पे आंसर सही होगा, क्योंकि इसका सेम चीज ओडिसी में भी होता है, वहां भी राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा मणिपुरी नृत्य प्रमुख कलाकार में कौन है भाई, गुरु विपिन सिंह, झावेरी बहने है ना, सिस्टर्स झावेरी, दर्शना, नैना, सुवर्णा, अमला शंकर, चारू माथुर, कलावती देवी, बिंबावती देवी। ये सभी के सभी जो है आपके किससे हो जाएंगे, मणिपुरी से। साथ ही हमने आपको बताया था कि जो सिंह सरनेम है ये आपका मणिपुरी में आ जाएगा, जैसे गुरु विपिन सिंह, नल कुमार सिंह, गोपाल सिंह, सोनरिक सिंह, आतंब सिंह, ये सभी के सभी मणिपुरी, यानी सिंह सरनेम ज्यादा मणिपुरी नृत्य जो है करते। देखिए दीप बन गया। इसके अलावा मैंने बताया था कि जो महराज सरनेम है ये आपका आ जाता है कहाँ पे, कथक में। जो रेड्डी सरनेम है ये आ जाता है आपको कुचिपुड़ी में, है ना। जो आपका बरबयान सरनेम है, बरबयान, या फिर जो आपका सैकिया, जो आपका गोस्वामी, है ना। तो ये सब जो सरनेम है ये आपका सत्रिया के अंदर आ जाता है, यानी जो असम में पाया जाता है। महापात्रा आपका वहां आ जाता है, कहाँ भाई मेरे, ओडिसी के अंदर। इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के हैं दादा, 8। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी, सत्रिया और कथक। एक से अधिक नृत्य करने वाली कलाकार में प्रमुख जो पूछे जाते हैं, सोनल मानसिंह को इसलिए भी पूछा जाता है क्योंकि ये 2003 में सबसे कम उम्र में नृत्यांगना होकर पद्म विभूषण प्राप्त किया था। इनके अलावा जो सोनल मानसिंह है ये भरतनाट्यम के साथ ओडिसी भी कर लेती है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के साथ कुचिपुड़ी भी कर लेती है। अगला जो है, सल्तनत के किस शासक को निजाम खान के नाम से भी जानते हैं, तो सिकंदर लोदी को निजाम खान भी कहते हैं, ठीक है। सिकंदर लोदी वंश का सेकेंड शासक हुआ था, जिसकी अवधि 1489 से 1517 था। इसके अलावा
सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का निर्माण किया था। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखते थे और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। गुलरुखी है ना, इनके नाम से जो है एगो गुरुमुखी होता है, गुरुमुखी। तो गुरुमुखी गुरु अंगद लहना जो आपका सिख धर्म से संबंधित है, ठीक है मेरे भाई। और ये है गुलरुखी, तो गुलरुखी है सिकंदर लोदी। ये दोनों का प्रोनाउंस लगभग समान है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, गुरुमुखी होता है ना, जो सिख धर्म से संबंधित है। और ये गुलरुखी है, ये गुलरुखी सिकंदर लोदी से संबंधित है, ये फारसी में लिखते थे। इसके अलावा सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर एसानी कहा करता था, सेकंड सिकंदर। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खान कहा गया है ना मेरे भाई। शेरशाह सूरी को फरीद कहा गया है। अकबर को कलंदर, अकबर को जलालुद्दीन इसका नाम ही था। बाबर को कलंदर कहा गया है। इस प्रकार से कुछ उपनाम है। अजातशत्रु के कुनिक कहा गया है ना। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है, ध्यान रखेंगे। अकबर को अशोक को देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है। दिल्ली सल्तनत की 5 गुलाम वंश खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। इनके प्रथम शासक जरूर याद रखें, क्रमशः आपको दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, खिजर खां और बहलोल लोदी, ठीक है भाई। इनके अलावा सल्तनत पे सबसे अधिक दिन तक शासन किसने किया? तुगलक वंश के शासकों ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय सल्तनत पर किसका शासक था? तो तुगलक वंश के MBT का, मोहम्मद बिन तुगलक का, है ना। जो आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है कब होती है? 1336, है ना मेरे भाई। कौन किए थे? हरिहर बुक्का। 4 वंशों ने शासन किए थे, तुलब, सुलभ, अरविंद और संगम। इनके अलावा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे अधिक वनावरण में वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई है? तो 2021 में जो आपका वार्षिक रिपोर्ट आया था, द्विवार्षिक, चूंकि ये बाइनियल होते हैं, वन का जो सर्वेक्षण होता है ये 2 वर्ष में एक बार होता है। तो सबसे अधिक वृद्धि किस राज्य में वनों में दर्शाई गई? तो आप कहोगे जी आंध्र प्रदेश में 647 किलोमीटर वन वृद्धि के साथ सबसे अधिक वन जो है आंध्र प्रदेश में बढ़ोतरी हुआ था, है ना, क्योंकि वहां का लोग अब जागरूक हो गया। इनके अलावा वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 3 राज्य जहां सबसे अधिक वनों में वृद्धि हुई, पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तेलंगाना। देखिए भाई दोनों भाई विकास कर रहा है ना, क्योंकि इन्हीं से निकला है तेलंगाना और उड़ीसा, उन्हीं के सटले हुए। तो एक ये जो पूर्वी छोर पे यहाँ पर का जो पोर्शन है ना, यहाँ पे ज्यादा वन बढ़ गया है। सबसे ज्यादा तीनों जो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इनके अलावा 2021 वन रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 21.71% भूभाग पे वनावरण है, जबकि 2.91% भूभाग पर वृक्षावरण है। अब ये वनावरण क्या होता है, वृक्षावरण क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपके दरवाजे पे 2 पेड़ है, तो उसको भी पेड़ ही कहेंगे ना, कि पेड़ा कहेंगे, पेड़ ही कहेंगे। तो इसी प्रकार से गिनते पूरे वन का जो है ना, पूरे देश का जो आपका है जितने भी एरिया है उसके 2.91% पे वन है, ऐसा माना गया, गिनती में आया। और ओवरऑल जो वन है, जिसको वन का दर्जा प्राप्त है, ये 21.71% है, ठीक है। वन की स्थिति की रिपोर्ट हर दूसरे वर्ष ज्ञात की जाती है। देश में सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सबसे कम वन की बात करेंगे तो हरियाणा, दूसरा सर्वाधिक कम पंजाब और तीसरा सर्वाधिक कम गोवा। क्योंकि गोवा की इसमें कोई गलती नहीं, क्षेत्रफल नहीं, अब गोवा इतनी बड़ी है तो वन कहां से ज्यादा लाएगा। इनके अलावा भारत को पर्यावरण अनुकूल संतुलन होने के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पे वन चाहिए? तो 33% भूभाग पे। इसके अलावा सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन है? मिजोरम। देखिए वो उपलब्धता के अनुसार था कि सबसे अधिक MP में है, अब ये परसेंटेज के हिसाब से है तो सबसे अधिक मिजोरम, और उपलब्धता के आधार पर भी दूसरा स्थान है अरुणाचल प्रदेश का, और परसेंटेज के हिसाब से भी दूसरा स्थान है, ठीक है। इसके अलावा जस्ट ही आपका आंकड़ा बदलने वाला है, आ जाएगा जनवरी तक जो है आपका 2023 की रिपोर्ट। इसके अलावा डिफिसिटिंग फाइनेंसिंग का अर्थ क्या होता है? डिफिसिट फाइनेंसिंग, जब सरकार बाहरी स्रोत से धन अर्जन किया हो तो ऐसे स्थिति को डिफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाता है। अब सरकार ही जब दूसरे स्रोत से इनकम मतलब धन लेगा, इसका मतलब सरकार के पास धन की कमी हो गई है, घाटे में चल रहा है, तो उस स्थिति को डिफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं, ठीक है। जब किसी सरकार द्वारा किसी वित्तीय संस्थानों से कर्ज लिया जाता है तो उसे सार्वजनिक ऋण कहा जाता है। क्योंकि सरकार पे जो कर्ज है मतलब हर नागरिक पे कर्ज है, ठीक है मेरे भाई, तो उसे सार्वजनिक ऋण कहेंगे। इस स्थिति में यह स्थिति तब उत्पन्न होता है जब सरकार का जो व्यय है ना, व्यय अधिक हो जाता है। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गलत लिखा है, ठीक है। सरकार का
व्यय, यहाँ पे व्यय लिखिएगा, ठीक है। सरकार का जो खर्च है ना वो इनकम से अधिक हो जाता है, तब घाटे की वित्त व्यवस्था डिफिसिट फाइनेंसिंग का सहारा लिया जाता है। घाटे की व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, घाटे की वित्त उत्पन्न हो जाती है, घाटा हो जाता है। सिंपल सी बात है भाई, आप कमा कम रहे हो, खर्च ज्यादा कर रहे हो तो घाटे में जाओगे। तो ऐसे स्थिति में पूर्ति करने के लिए जो बाहर से लेते हैं पैसे वगैरह, तो उसे डिफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। भुगतान अधिशेष भी आपसे पूछा जाता है। भुगतान अधिशेष क्या होता है कि जब किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक हो, आयात मतलब आप खरीद रहे हो 5 रुपये का और दूसरे को दे रहे हो 6 रुपये का, तो आप लाभ में हो ना जी, तो लाभ होता है हमेशा, है ना, भुगतान अधिशेष। इसके अलावा व्यापार घाटा क्या होता है, जब किसी देश का आयात ज्यादा हो और निर्यात कम हो, यानी आयात आप 6 रुपया कहीं से खरीद के ला रहे हो 6 रुपये का सामान, और किसी देश को आप जो 4 रुपये का बेच रहे हो, है ना, तो आप घाटे में चल रहे हो, तो इसे व्यापार घाटा कहते हैं, ठीक है। इनके अलावा फिजिकल डिफिसिट, जब कुल प्राप्ति कुल व्यय से कम हो तो उसे फिजिकल डिफिसिट कहते हैं। इसके अलावा वर्तमान समय तक भारत में सर्वाधिक उत्खनित उत्पादन खनिज तथा उनसे संबंधित राज्यों का गलत मिलान कौन सा है? कौन सा मिलान गलत है? टंगस्टन, ये कहाँ भाई? राजस्थान। कोयला छत्तीसगढ़। लौह अयस्क ओडिशा। इसके अलावा एक ऑप्शन और प्राकृतिक गैस असम। इन चारों को देखें तो पहला ही ऑप्शन गलत है, टंगस्टन का वर्तमान में, हालांकि टंगस्टन का खान देगाना जो है ये राजस्थान में प्रसिद्ध है, लेकिन जो वर्तमान में उत्खनित होते हैं टंगस्टन, ये राजस्थान में ज्यादा न होकर ये आपका जो है ना, टंगस्टन आंध्र प्रदेश में होती है, राजस्थान में ज्यादा न होकर ये कहाँ पे है ना, पहला ही है ना भाई, हाँ टंगस्टन ही होगा, ये आंध्र प्रदेश में होता है ज्यादा, है ना मेरे भाई। बाद में कि अपने जगह सब फिट है। प्राकृतिक गैस सबसे ज्यादा असम में होता है, लौह अयस्क उड़ीसा में होता है और कोयला आपका छत्तीसगढ़ में होता है, ठीक है। देखिए कोयला का भंडार झारखंड में ज्यादा है, लेकिन उत्खनन करता है छत्तीसगढ़, बता दिया था। वर्तमान में सबसे अधिक टंगस्टन, देखिए यहाँ लिखा है, आंध्र प्रदेश में होती है, तथा विश्व में सबसे अधिक टंगस्टन का उत्पादन कहां पे? चाइना के अंदर होता है। टंगस्टन का संकेत W होता है, नहीं तो अधिकांश बच्चा T मार देता है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि टंगस्टन का संकेत क्या होता है, तथा इसका गलनांक हाई होता है। कितनी हाई है ना? 100 डिग्री नहीं जी, 35 डिग्री C से भी अधिक होती है, और इसका इस्तेमाल जनरली हम बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि इसका गलनांक हाई है। वर्तमान में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य करता है, जबकि कोयला का सर्वाधिक भंडार झारखंड के पास है ना। इनके अलावा वर्तमान में लोहा का सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा करता है। उड़ीसा के बादाम पहाड़ी लोहा के लिए प्रमुख है। लोहा अयस्क उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा उड़ीसा राज्य निकेल, बॉक्साइट, क्रोमाइट, इन सब के उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है, और इसी में लौह अयस्क जोड़ लीजिएगा तो ये चारों को एक साथ याद रख सकते हैं। सोना के उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक, कोलार, KGF पिक्चर आपने देखा होगा। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखा गया था? तो जो जहांगीर की बायोग्राफी है तुजुक ए जहांगीरी, ये लिखा गया है जी फारसी भाषा में। बाबर की आत्मकथा बाबर ने स्वयं लिखा है, बाबरनामा, ये आपका तुर्की भाषा में लिखा गया था। मैंने आपको नामा वाला बहुत सारे क्वेश्चन बताया है, शाहनामा, बाबरनामा, अकबरनामा, जंगलनामा, हुमायूंनामा, है ना, शाहजहांनामा, ये सभी के सभी जो भी है ना उनके राइटर सबको बता रखा हूं, ध्यान रखिएगा, है ना। शाहजहांनामा का इनायत खां बताया था, और शाहनामा का फिरदौसी, ये कंफ्यूजन पेयर है। जंगलनामा का अमिताभ घोष है, बाबरनामा का बाबर है, हुमायूंनामा का गुलबदन बेगम है, अकबरनामा का अबुल फजल है, ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। इब्न बतूता की प्रमुख पुस्तक रेहला, ये अरबी भाषा में लिखा गया था। बाल गंगाधर की पुस्तक केसरी, ये मराठी भाषा में लिखा गया था। राजा राम मोहन राय का मिरातुल अखबार, ये फारसी भाषा में, और संवाद कौमुदी जो है बंगाली भाषा में लिखा गया था। कृष्णदेव राय का अमुक्त मल्याद तेलुगु भाषा में लिखा गया था, है ना, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस राज्य सरकार की अहम योजना है? तो ये उत्तर प्रदेश का है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, कन्या से समझ गए ना, लड़की वाला। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख योजनाओं में आएंगे तो सेफ सिटी परियोजना, हर बच्चे के लिए हर अधिकार योजना, पंचामृत योजना, नंद बाबा दूध मिशन, ये सभी के सभी उत्तर प्रदेश के सरकार जो है योजना को रन कराते हैं। उत्तर प्रदेश 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या तथा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे अधिक जनसंख्या है और सबसे अधिक रूरल जनसंख्या भी है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में प्रमुख नृत्य कौन सी है? कजरी, रासलीला, चरकुला, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ही वो स्टेट है जहां लोकसभा में सबसे अधिक सीट है 80।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आगरा का किला है, ताजमहल है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, बुलंद दरवाजा है, बोलो जय काशी विश्वनाथ। इसके अलावा भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसे पद का जो है जिक्र किया गया या इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो आज आप देखते हैं कैग। तो ये सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1919 के, जिसे आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कहते हो, इसी में इंट्रोड्यूस कराया गया था कैग के पद से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ही पहली बार, है ना, पहली बार क्या होता है, केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में किया गया था। केंद्र में एक विधानसभा का गठन किया गया था 1921 में। कब? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। प्रांत में द्वैध शासन, देखिए वो प्रांत में है द्वैध शासन, वो केंद्र में है द्वैध शासन। यहां देखिए केंद्र में द्वैध शासन कहेगा तो भारत सरकार अधिनियम 1935, अब प्रांत में द्वैध शासन कहेगा तो भारत सरकार अधिनियम 1919। तो ये दोनों में कंफ्यूजन बना रहता है बच्चे को, दोनों को एक ही समझ बैठने की गलती करते हैं और गलती हो जाता है ना। तो प्रांत में पूछेगा तो 1919 बताइएगा और केंद्र में पूछेगा तो 1935 बताइएगा। संघात्मक सरकार की व्यवस्था, केंद्र में द्वैध शासन, बर्मा को म्यांमार से इंडिया से अलग होना, यह आपका जो है 1935 में हुआ था। भारतीय संविधान में बहुत सारे देशों से तथ्यों को लिया गया, लेकिन फिर भी सबसे अधिक तथ्यों को कहां से लिया गया है, तो ये भारत के जो सरकार अधिनियम 1935 है ना, तो यहां से ग्रहण किया गया है। अगला हमारा फैयाज खान तथा दिनकर काकनी का संबंध किस घराने से है ना। तो फैयाज खान और दिनकर काकनी का संबंध जो है आगरा घराने से है। कौन से हैं? आगरा घराने से संबंधित कलाकार हैं। आगरा घराने के संस्थापक कौन है? तो तानसेन के दामाद। तानसेन कौन? वही तानसेन जो अकबर के नवरत्न में शामिल थे। इनका ओरिजिनल नाम रामतनु पांडे हुआ करता था, है ना। और तानसेन सम्मान आजकल एमपी के सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये तानसेन का दामाद हुआ करता था हाजी सुजान। तो इस घराने के फाउंडर माने जाते हैं, किसके? आगरा घराने के। आगरा घराने के प्रमुख कलाकारों में आएंगे तो फैयाज खान, लथापत हुसैन और दिनेश काकनी या दिनकर काकनी, माफ कीजिएगा। तो ये भी आपके जो है इसी में आ जाएगा। इनके अलावा जो किराना घराना के संस्थापक में नाम आता है अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान। किराना घराना के प्रमुख कलाकार की जब भी बात करते हैं हम, तो सबसे पहले पंडित भीमसेन जोशी को हम याद करते हैं। वैसे सवाई गंधर्व, मणिक वर्मा, सुरेश माने, पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, ये सभी के सभी जो है आपका कहां पे आ जाता है भाई? किराना घराना के अंदर ही आ जाता है। बनारस घराने के संस्थापक की बात करेंगे, पंडित राम सहाय होते हैं। प्रमुख कलाकार पंडित भोलानाथ पाठक, गोपाल मिश्रा, गिरजा देवी, पंडित गुदई महाराज, है ना। ये सभी के सभी आपके कहां पे? बनारस घराने से जुड़े हुए कैरेक्टर हैं। ये गिरजा देवी जो है इसे ठुमरी का रानी कहा जाता है ना। ठुमरी से जुड़ी हुई थी, ठुमरी, ध्रुपद, ख्याल, ये सब जानते हैं ना, संगीत के फॉर्म है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में। इसके अलावा नौकरेक आरक्षित क्षेत्र मेघालय के किस हिल में स्थित है? अब मेघालय में बहुत सारे हिल है, जिसमें 3 फेमस गारो खासी जयंतिया, तो किस हिल में आपको ये नौकरेक पड़ेगा? और कल या परसों मैंने आपको बताया था कि वो नोंग क्रेम होता है, जो नोंग क्रेम डांस फेस्टिवल है, ठीक है, ये भी मेघालय का ही है। और एक वो नौकरेक है, दोनों का प्रोनाउंस बहुत काफी क्लोज लगता है, ठीक है। तो ये नौकरेक जो है ये गारो हिल्स में है। मेघालय में 3 पहाड़ी गारो खासी जयंतिया और ये तीनों जनजाति भी वहां पाए जाते हैं। वर्तमान समय में भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो 18 हैं। यहां से काफी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले जैव मंडल के रूप में दर्जा किसे दिया गया था? 1986 में नीलगिरी को दिया गया था। अगर ठीक से सोचिए, नीलगिरी जो है ये पहाड़ी है, ये कहां पे है? बेसिकली तमिलनाडु के अंदर स्थित है। लेकिन जो ये जैव मंडल, नीलगिरी जैव मंडल नाम दिया गया, इसमें 3 राज्यों का पार्टिसिपेशन है। कौन सा? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। ये किस घाट के सहारे हैं? तो ये पश्चिमी घाट के सहारे। जैसा कि आप जानते हैं कि नीलगिरी पर्वत हो, अन्नामलाई हो, इलायची पहाड़ी हो, है ना, ये सभी के सभी कहां पे हैं? पश्चिमी घाट रीजन में आ जाते हैं। काठियावाड़ी प्रायद्वीप हो, कोंकण तट हो, है ना, इसके अलावा मालाबार तट हो, ये सब पश्चिमी घाट के साइड में आ जाते हैं। तो ये भी जो नीलगिरी रिजर्व है ये पश्चिमी घाट के सहारे स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है, जहां पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन भी होता है ना। तो आपने जानते हैं तमिलनाडु जो है अपने नक्शा पे भी शेप वाले सबसे कॉर्नर पे है। पश्चिमी घाट के नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व में स्थित कई नेशनल पार्क है, जैसे मुकुर्थी तमिलनाडु में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, नागरहोल, बैनाड, ये सभी के सभी जो है आपके नेशनल पार्क इसी रीजन में आ जाएंगे, यानी नीलगिरी रीजन में। इनके अलावा
कुछ अन्य जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जैसे शेषचेल्लम हिल्स, ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, देहांग अरुणाचल प्रदेश में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, मानस तथा डिब्रू सैखोवा असम में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी पार्ट में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। तो ये सब ध्यान रखेंगे, ये सभी जो है आपके आरक्षित क्षेत्र है। थय्यम तथा कुटियाट्टम किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है, तो ये केरल के हैं, थय्यम और कुटियाट्टम। केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनीअट्टम होते हैं। ये शास्त्रीय नृत्य है जिसमें मोहिनीअट्टम जो है फीमेल वर्जन है, खाली महिलाएं ही भाग लेती हैं। भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की जो है पूजा करी जाती है। केरल के अन्य लोक नृत्य में बेल्लाकली है ना, कबदियट्टम, यहाँ देखिए अट्टम लिखना है तो यहाँ अत्तम लिखा गया है, तो कभी कभी कीबोर्ड भी इस प्रकार के जो है चीजों को सपोर्ट नहीं करता है। बेल्लाकली, कबिदियट्टम, नगियार कुथु, ओट्टम थुलाल, डप्पू काली, कलारी पट्टू, पट्यानी, ये सभी के सभी जो है केरला से संबंधित है। जो नया हो उसे नोट जरूर करें। केरल की प्रमुख त्योहार मकर संक्रांति के समय मकर बिलक्कू, नव वर्ष के समय बीसू मनाया जाता है। इनके अलावा केरल में भारत का साइलेंट वैली परियोजना है और भारत का ये पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया था। जम्मू एंड कश्मीर को पहला डिजिटल केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है इंडिया में। केरल को भारत में मसाले का उद्यान कहा जाता है। केरल 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात और सबसे अधिक साक्षरता दर के साथ जो है अवेलेबल है। निम्नलिखित में से कौन सा बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है, तो एक ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। भाई जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्या आय बढ़ेगा, घटेगा ना भाई, तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि गलत होगा, जो गलत है वही चुनना है। यहाँ पे बेरोजगारी की परिभाषा भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ इस स्लाइड में। बेरोजगारी का न्यून प्रभाव देखा जाता है, प्रति व्यक्ति आय घटता है, जीडीपी घटता है, तानाशाह बढ़ जाता है ना, लोगों के पास टाइम काफी हो जाता है तो झगड़ा उगड़ा भी काफी होगा। ये मैं ऐसे ही बताया जो ऑफिशियल नहीं है। इनके अलावा बेरोजगारी कई प्रकार के होते हैं, जैसे चक्रीय बेरोजगारी, जब अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है तो ऐसे बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है, प्रच्छन्न मतलब छुपा हुआ होने से होता है। एक ऐसा बीमारी जब किसी फर्म में, फर्म मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कोई कंपनी फैक्ट्री है ना, तो जब किसी फर्म में आवश्यकता से अधिक वर्कर काम पे लगे होते हैं और जब है ना कर्मी को कुछ और ऑप्शन नहीं होता है ना, प्लान बी नहीं होता है कि यहाँ से छोड़ कर चलिए कहीं और कर लेंगे, और अपने जितने भी वो कुशल होते हैं अपनी क्षमता जो होता है उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं, तो ऐसे स्थिति में कि रोजगार तो है लेकिन एक्चुअल में वो बेरोजगार हो रहा होता है ना, तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक दिन में मान लीजिए कि 5 रसगुल्ला बनाने की कैपेसिटी, रसगुल्ला तो 50 बना सकते हैं आप एक दिन में, तो 5 बना सकते हैं, और एक फैक्ट्री में 50 रसगुल्ला रोज का सेल है, तो उस हिसाब से 10 आदमी इसमें काम पे होना चाहिए, लेकिन इसमें 20 आदमी काम पे लगा हुआ है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की यही है कि भाई जितनी क्षमता है उतना काम न कर पाना। मौसमी बेरोजगारी क्या होता है कि वर्ष में एक फिक्स समय में आता है। इसमें क्या होता है कि जब कच्चा माल और सेवाओं की मांग, डिमांड घट जाती है ना भाई। अब जब बेरोजगारी आ गया है तो कच्चा माल लेके क्या करेगा, ठीक है, तो ये दोनों के पूरक भी होते हैं कि आप इधर से भी सोचिए कि कच्चा माल और सेवाओं की मांग घट जाना मौसमी बेरोजगारी, तो भी कोई गलती नहीं होगा। मौसमी बेरोजगारी का समय फिक्स होता है, जैसे किसानी काम में ज्यादातर आता है ये। इसके अलावा 2022 अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित मानसी गिरीश चंद्र जोशी का संबंध किस खेल से है? मानसी गिरीश चंद्र जोशी, इन्हें 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ये संबंधित है जी पैरा बैडमिंटन से। 2022 के लिए कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है, जिसमें ओम प्रकाश मिटारवाल शूटिंग से संबंधित है, श्री स्वप्निल संजय पाटिल पैरा तैराकी से, जर्लिन ये बधिर बैडमिंटन से, बधिर मतलब बहिर, साक्षी कुमारी कबड्डी से, सुशीला देवी जूडो से, अविनाश मुकुंद सावले एथलेटिक्स से। तो ये कुछ 25 में से कुछ चुनिंदा नाम है ना। जैसे देखिए जो भी पैरा के खिलाड़ी होते हैं काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम में आने के लिए। इनके अलावा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से 1991, और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत जो सिर्फ कोच को दिया जाता है 1985 में। अब इन तीनों पुरस्कार में द्रोणाचार्य पुरस्कार जो 2022 के लिए दिया है ये 7 खिलाड़ी को दिया है, जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले नियमित श्रेणी में 4 को दिया गया है और लाइफ टाइम अचीवमेंट में 3 को दिया गया है। आप लेफ्ट साइड जो है नियमित श्रेणी को वॉच कर रहे हैं और लेफ्ट राइट साइड जो है आप वॉच करेंगे लाइफ टाइम श्रेणी में। थोड़ा सा सीक्वेंस गलत हो गया है, मैं ठीक करके दूंगा। ये देखिए जो आपका पहले ठीक ही कर दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो
तो जो लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है ये द्रोणाचार्य पुरस्कार करंट वाला, ये 3 जो है कोचेस को दिए गए हैं, और जो साधारण वाला है नियमित श्रेणी वाला ये 4 है। तो जो नियमित श्रेणी वाला है ये जीवन जोत सिंह तेजा ये तीरंदाजी से संबंधित है, मोहम्मद कमर अली बॉक्सिंग से, सुमा सिद्धार्थ सिरूर ये पैरा शूटिंग से, सुजीत मान कुश्ती से। तो इन चारों को सिंपल वाला दिया गया है। और लाइफ टाइम श्रेणी में दिनेश जवाहरलाल ये बहुत बार पूछे भी गए हैं क्रिकेट से, ये रोहित शर्मा से जुड़े हुए कोच हैं। विमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल और श्रीराज सिंह कुश्ती, रोहित शर्मा इनसे जुड़े हुए हैं क्योंकि गुरु हमेशा बड़ा होता है मेरे भाई। इसके अलावा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन है? तो ये आपका पंजाब है। कौन है भाई? पंजाब है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सैयद मुश्ताक अली जो क्रिकेट ट्रॉफी है घरेलू टूर्नामेंट है तो कौन सी फॉर्मेट है? तो ये T20 क्रिकेट फॉर्मेट होता है जो BCCI ऑर्गेनाइज करवाता है। इसके अलावा वर्ष 2023 के विजेता पंजाब है, उपविजेता कौन है भाई? तो उपविजेता आपका बड़ोदरा है। कौन है? बड़ोदरा, है ना। तो ध्यान रखेंगे दोनों को। ईरानी ट्रॉफी जो लेटेस्ट वाला 22-23 वाला है इनके विजेता रेस्ट ऑफ इंडिया है यानी शेष भारत है, उपविजेता मध्य प्रदेश है। रणजी ट्रॉफी 2023 के विजेता सौराष्ट्र हैं, उपविजेता कौन है भाई? बंगाल है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा BCCI की स्थापना कब हुई? क्रिकेट की बात हो रही है तो ये भी दोहरा दूं तो 1928 में हुआ था। पहला अध्यक्ष ग्रैंट गोवन है, वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। T20 क्रिकेट में एक बॉलर मैक्सिमम कितने ओवर बॉलिंग कर सकता है? तो आप सभी जानते हैं 4 ओवर तक बॉलिंग कर सकता है ना। 4 ओवर तक बॉलिंग कर सकता है, 4 ओवर तक बॉलिंग कर सकता है। ODI क्रिकेट में एक बॉलर मैक्सिमम 10 ओवर तक बॉलिंग कर सकता है। क्रिकेट खेल में एक बैट्समैन कितने तरीकों से आउट हो सकता है? तो 10 तरीकों से आउट हो सकता है, 10 तरीकों से आउट हो सकता है। अभी आपने एक आउट होने का और तरीका इसी जो है मैच में देखा होगा, श्रीलंका का एक प्लेयर बांग्लादेश के खिलाफ और आउट हुआ था। इसके अलावा ICC वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता कौन है ना? भारत। फाइनल मैच कहाँ हुआ? मोटेरा या नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में। ICC वर्ल्ड कप 2023 में गोल्डन बैट सर्वाधिक रन बिना बनाने हेतु प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कहिए, ये कौन है? विराट कोहली साहब। ICC T20 अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन है? भारत। ये पहला एडिशन था, फर्स्ट एडिशन था इसका जो है। इसके अलावा उपविजेता इंग्लैंड। ये मैच कहाँ पे हुआ था? तो साउथ अफ्रीका के अंदर। शेफाली वर्मा भारतीय टीम की अगुवाई कर रही थी। ICC T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 के विजेता ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता कौन है? साउथ अफ्रीका, और मेजबान भी साउथ अफ्रीका। ये मेन वाला T20 वर्ल्ड कप है, ये अंडर 90 वाला T20 वर्ल्ड कप है। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप 2022 जो ब्लाइंड लोगों का T20 गेम हुआ है 2022 में, ये केरला में कराया गया है जहां पे विजेता भारत रहा है और उपविजेता बांग्लादेश रहा है। ठीक है। दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण जो है शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम की बात करें तो फरीद खान। इन्होंने हुमायूं को बिलग्राम के युद्ध में हरा के सूर्यवंश की स्थापना की थी। देखिए ये भी क्वेश्चन क्रिटिकल है, हल्के में ना ले। चौसा या बिलग्राम ऐसा आपसे देगा कि कौन से युद्ध में हराने के बाद जो है शेरशाह सूरी ने, है ना, सूर्यवंश की स्थापना की। तो आपके पास असमंजस हो जाता है कि भाई चौसा में भी हराया था, बिलग्राम में भी हराया था, लेकिन अंत में कौन हराया था? तो बिलग्राम में। तो ये निर्णायक सिद्ध हुआ, है ना। चौसा में भी हराया लेकिन बिलग्राम में जो है फाइनली हराया ताकि वो जो है अपने वंश को स्थापना कर सके। तो बिलग्राम आंसर होगा। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने रुपये का प्रचलन करवाया था। GT रोड की मरम्मत करवाने की काम करी थी। GT रोड बांग्लादेश से स्टार्ट होकर भारत होते हुए पाकिस्तान तक फैली हुई है। इसके अलावा शेरशाह सूरी का मकबरा ये बिहार के ससाराम में है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा आगरा का किला कहाँ है? आगरा का किला कौन बनवाया? तो अकबर ने बनाया, नाम से स्पष्ट है आगरा में है। आगरा स्थित मोती मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली के लाल किला परिसर में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। इसके अलावा लाहौर स्थित बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने ही करवाया था। पत्थर की मस्जिद जो पटना में स्थित है इसका निर्माण आपका जो है परवेज ने करवाया था, परवेज। तो ये सभी जो है मुगल वंश के जो नक्काशी है, जो शासक जिसके द्वारा करवाया गया, जरा ध्यान रखेंगे, काम आएगी। ठीक है। इसके अलावा जो है परमाणु ऊर्जा खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है, यह निकाला जाता है। आपके ऑप्शन हैं यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम इत्यादि से। तो ये तीनों से भी निकाले जाते हैं, ईंधन के रूप में इन तीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा नाभिकीय ऊर्जा किस सिद्धांत पे कार्य करता है? विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। जो भी नाभिकीय रिएक्टर्स वगैरह होते हैं, नाभिकीय रिएक्टर्स को सबसे पहले किसने देखा समझाया? तो शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर फर्मी ने। इसके अलावा नाभिकीय रिएक्टर में जो है भारी जल किस रूप में उपयोग की जाती है? तो भारी जल
निकल और ग्रेफाइट, इन दोनों का इस्तेमाल मंदक के रूप में किया जाता है, और जबकि कैडमियम और बोरॉन के जो रॉड होते हैं उनका इस्तेमाल जो है नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है। तो ये भाग ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कहाँ है। इनके अलावा प्रतिवर्ष विश्व मिट्टी दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं प्रतिवर्ष। 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाते हैं। 2023 में योगा दिवस का थीम इंपोर्टेंट होता है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। 16 सितंबर ओजोन संरक्षण दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओजोन लेयर को क्षति पहुंचा रहा है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हमने कहा था घरेलू फ्रिज में जो प्रशीतक के रूप में आप फ्रियोन यूज करते हो वहां से ही इसकी निर्माण होती है। 2023 का थीम क्या था? ओजोन लेयर वाला जो ओजोन प्रोटेक्टिव डे है, तो फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, मतलब ओजोन लेयर को फिक्स करना ताकि जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सके। 2 फरवरी विश्व आर्द्र दिवस है ना, विश्व आर्द्र दिवस वेटलैंड डे है ना। 22 मार्च अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। 22 मई जैव विविधता दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस सेलिब्रेट करते हैं। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पहाड़ दिवस या यूनिसेफ दिवस सेलिब्रेट करते हैं, दोनों एक के दिन, ठीक है। इसके अलावा हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? तो अकबर का सेनापति राजा मानसिंह हुआ करते थे हल्दी घाटी के युद्ध में। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था अकबर के सेनापति मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। बाबर के द्वारा लड़ा गया जो इंडिया में 4 प्रमुख लड़ाई है, इसको जरूर ध्यान रखें। चारों में विजय प्राप्त किए थे। तो सबसे पहले 1526 पानीपत की प्रथम लड़ाई, तो वो तो बहुत फेमस है, तो आप सभी जानते होंगे। बाद बाकी ये तीनों में जरूर याद रखें। 1527 खानवा का युद्ध, राणा सांगा को हराया था। 1528 चंदेरी की लड़ाई, यह मध्य प्रदेश के चंदेरी में हुआ था, मेदिनी राय को हराया था। और 1529 घाघरा का लड़ाई, ये घाघरा नदी के नाम से लिया गया है, जो बिहार में घाघरा नदी के किनारे यह लड़ाई लड़ा गया था, जिसमें नुसरत शाह को बाबर ने हराया था। अब पानीपत की 3 लड़ाई की ईस्वी जरूर याद रखें। पहली 1526 में होती है, दूसरी 1556 में और तीसरा 1761 में। 1556 में जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच बाबर विजय। 1556 में अकबर और हेमू के बीच अकबर विजय। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच अहमद शाह अब्दाली विजय। तो इन्हें जरूर ध्यान रखें। उसमें मराठों का सेनापति सदाशिव राव था, ध्यान रखिएगा थर्ड वाले में। इनके अलावा शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 1539 में चौसा का युद्ध, बिहार के बक्सर के पास है ये चौसा, यहाँ निर्णायक सिद्ध नहीं हुआ, हालांकि हराया जरूर। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, यहाँ निर्णायक साबित हुआ और हुमायूं को निर्वासित होना पड़ा था, और उसके बाद जो है सूर्यवंश की स्थापना हो गई। इसके अलावा किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक से धन उधार लेता है? तो जब विषम परिस्थिति आती है तो रिजर्व बैंक भी वाणिज्यिक बैंक से पैसा लेता है। ये कौन सा रेट होता है? रिवर्स रेपो रेट होता है। इसका उल्टा करेंगे तो रेपो रेट, जिसपे कमर्शियल बैंक को पैसा देते हैं रिजर्व बैंक, और रिवर्स रेपो रेट जिस पे कमर्शियल बैंक से पैसा लेते हैं रिजर्व बैंक, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या कदम उठाता है आरबीआई? तो आरबीआई जो है नोट को छापना बंद कर देता है, साथ ही साथ रेपो रेट भी बढ़ा देते हैं ताकि लोन आसानी से न मिल पाए जनता को और तरलता कम हो बाजार में, जिससे सामान की जो है दाम धीरे धीरे अस्थिर हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? 1935 में। राष्ट्रीयकरण कब होती है? 1949 में। और जो स्थापना होती है किस समिति पे? तो हिल्टन यंग आयोग के द्वारा, ठीक है। पहला अध्यक्ष सीडी देशमुख था, और अंग्रेज अध्यक्ष भी बात करेंगे पहला वाला, है ना, तो ये भी अंग्रेज अध्यक्ष, और पहला जो है आपका भारतीय वाला अध्यक्ष ज्यादा पूछता है तो आपका सीडी देशमुख, है ना। इनके अलावा 1968 में पंडित रविशंकर को किस कृत्य के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया था? तो पंडित रविशंकर को 1968 में जो ग्रैमी अवार्ड मिला था वेस्ट मीट्स वेस्ट के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो पंडित रविशंकर सितार से संबंधित थे, उन्होंने 5 ग्रैमी अवार्ड अब तक जीते हैं, और ये सबसे अधिक है, अभी कोई भी भारतीय के लिए सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड जो है पंडित रविशंकर ही जीत पाए हैं। 1999 में पंडित रविशंकर को भारत रत्न से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। संगीत के क्षेत्र में ये सेकंड कैरेक्टर थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया, पहला कैरेक्टर एम सुब्बालक्ष्मी मैडम थी। अच्छा, ये आरबीआई के अंग्रेज गवर्नर की बात हमने कुछ कहा था, तो ओसबर्न स्मिथ हुआ करता था भाई, वो कम पूछता है ना, आपका इंडिया वाला सीडी देशमुख साहब को ज्यादा पूछता है। 2015 में रिकी केज को विंड्स ऑफ समसारा के लिए तथा 2022 और 2023 दोनों में डिवाइन टाइट्स के लिए जो है ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला तन्वी शाह है। ये किसके लिए? तो स्लम डॉग मिलीनियर फिल्म के जो गीत है जय हो, जिसमें AR रहमान को भी और इनको भी दिया गया था, तो जय हो को जो है इन्होंने स्पेनिश लिरिक दिया, इसी कारण जो है ये रूपांतरण के लिए इन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया। ग्रैमी अवार्ड के अन्य भारतीय विजेता में गुलजार साहब, इसके अलावा रहमान साहब, जाकिर हुसैन साहब
साहब, इसके अलावा सोनू निगम। इनके अलावा राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर की सहायता से कोलकाता में किस कॉलेज की स्थापना की थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी डेविड हेयर के सहायता से। कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना भी कौन की थी? तो राजा राम मोहन राय ने ही करा था। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा 1815 और ब्रह्मा समाज 1828 से जुड़े रहे थे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकेंड ने दिया था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु देश के बाहर ब्रिस्टल में हुआ था 1833 में। ये ईस्वी जरूर याद रखिएगा, है ना भाई। जब भाई चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु की ईस्वी पूछी जा सकती है तो इनका क्यों नहीं। इसके अलावा इंग्लैंड के सरदार सम्राट विलियम चतुर्थ था जब इनकी मृत्यु हुई थी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे क्योंकि वो वहीं मरे थे। इसके अलावा राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद तत्वबोधिनी सभा का गठन कौन किए थे? 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। राजा राम मोहन राय की प्रमुख लेख में तुहफात उल मुवाहिदीनी, संवाद कौमुदी, मुरात उल अखबार, प्रीसेप्टस ऑफ जीसस, ये सभी के सभी रचना राजा राम मोहन राय का है। ध्यान रखिएगा, कभी छांटने पाटने के लिए पूछ दे कि निम्न में से कौन सा राजा राम मोहन राय की पुस्तक नहीं है तो घबराना नहीं है। सती प्रथा का अंत जो है विलियम बेंटिक को श्रेय दिया जाएगा क्योंकि अंग्रेज करता धरता थे, है ना। लेकिन किसके प्रयास से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से। कब? 1829 में। द चिपको आंदोलन अ पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक कौन है? ये किताब का नाम है, नवीन सीरीज की किताब है द चिपको आंदोलन अ पीपुल्स हिस्ट्री। इसके लेखक है जी शेखर पाठक। चिपको आंदोलन कब होती है? 1973 में होती है। कहां पे होती है? उत्तराखंड रीजन में होती है, चमोली में, ठीक है। ये किससे संबंधित है? तो वन्य जीव संरक्षण से, खास करके पेड़ के संरक्षण से। लोग पेड़ से लिपट गए, जिसमें प्रमुख नेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा, और महिला में गौरा देवी। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रंस, ये पुस्तक का नाम है, इसके लेखक है रूपा पाई, है ना, रूपा पाई। इनके अलावा हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, ये लिखे हैं गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। इसके अलावा अगला है रिविल्स अगेंस्ट द राज, ये पुस्तक है रामचंद्र गुहा की नवीन सीरीज की पुस्तक है, ध्यान रखें। स्मोक एंड एसेज के लेखक कौन है? अमिताभ घोष साहब हैं। तो ये कुछ आपके आज का पहला प्रैक्टिस सेट। जिन भाई बंधुओं को अच्छा वास्तव में लगा हो वो लाइक जरूर करेंगे तथा अपने दोस्तों को जरूर जोड़ पाएंगे। ये आपकी जिम्मेवारी है कि ये चैनल कहां तक बढ़ेगा। इसके अलावा अगर आप पीडीएफ के लिए इंटरेस्टेड है, ये पीडीएफ तो आपको निःशुल्क दिया जाएगा पहला क्लास का। अगर चाहते हैं कि टोटल 35 क्लास की पीडीएफ आपको मिले, साथ ही हमारा 15 से अधिक क्लास का टॉपिक वाइज पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाए, है ना, तो 35 और 15 ये 50 क्लास अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इसके लिए शुल्क रखा गया है मात्र जो है 35 रुपये। 35 रुपये आप कोई भी यूपीआई ऑनलाइन माध्यम से करके जो है स्क्रीनशॉट उसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज के जो बताया गया शुरू में, वहाँ पे आप जो है ये पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ये सीरीज का पीडीएफ हर दिन क्लास के बाद आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और टॉपिक वाइज रेडी मिल जाएंगे, तो ज्वाइन करते ही मिल जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।